हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 4 का एक और नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बायो सेवर्ट लॉ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे यदि आप लोग फिजिक्स से जुड़े रहेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे आगे जेई नीट या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर कॉलेज में, वहाँ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये लॉ क्यों देनी पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको किसने कैसे दिया, उस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना। टू फ्रेंच फिजिसिस्ट जीन बैप्टिस्ट बायोट एंड फेलिक्स सेवर्ट in 1820 deduced an expression for the magnetic field of current element which is known as बायो-सेवर्ट लॉ। चूँकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये देख चुके हैं कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चल चुका था कि कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए दो साइंटिस्ट आए, फ्रेंच के रहने वाले दो भौतिक शास्त्री थे जिनका नाम था बायोट और एक का नाम था फेलिक्स सेवर्ट। यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे, बायोट का बायो लिया गया है और फेलिक्स सेवर्ट का सेवर्ट लिया गया है। इन दोनों को मिलाकर बायो सेवर्ट कहा जाता है। और 1820 की बात है जब इन दोनों ने जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसी के लिए एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करी थी और एक्सप्रेशन निकाला भी था मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो उसी एक्सप्रेशन या उसी डेरिवेशंस को निकालने के लिए इन लोगों ने एक लॉ डेवलप किया था। उसी लॉ को, उसी नियम को क्या कहा जाता है? बायो-सेवर्ट लॉ कहा जाता है। आई होप इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये लॉ का स्टेटमेंट क्या था, ये लॉ बोलता क्या है, उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक्स वाई एक कंडक्टर लिया गया है, एक्स वाई एक कंडक्टर लिया गया है, एक वायर लिया गया है जिसमें आई करंट को फ्लो करवाया गया है, जिसमें आई करंट को फ्लो करवाया गया है। और इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है। स्मॉल एलिमेंट मतलब एक छोटा सा एरिया लिया गया है, छोटा सा लेंथ लिया गया है। इसको हम लोग करंट एलिमेंट बोल सकते हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं वेक्टर डीएल है। वेक्टर डीएल है मतलब इसका डायरेक्शन जो है एक्स से वाई की ओर है, ठीक है। और इसको हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं या लेंथ एलिमेंट दोनों बोल सकते हैं। और इसके सेंटर में एक पॉइंट ओ ले लेते हैं और इस सेंटर पॉइंट ओ से हम लोग आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं, जहाँ पर इस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका इफेक्ट को समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग एक पॉइंट पी लिए हैं आर डिस्टेंस पर पॉइंट ओ से, जो कि ये कंडक्टर से या फिर ये जो करंट एलिमेंट है या लेंथ एलिमेंट है इससे कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। और यहाँ पर पॉइंट पी पर इस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कंसिडर कर लेते हैं वेक्टर डी बी। चूँकि अगर इस कंडक्टर की बात करें एक्स से लेकर वाई तक, इस पूरे लेंथ को हम लोग एल कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ये कंडक्टर का टोटल लेंथ कितना है? एल है। तो इस पूरे वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? बी होगा। कितना होगा? बी होगा। बट हम लोग यहाँ पर पूरे लेंथ का कितना भाग लिए? छोटा सा भाग लिए हैं, डी एल। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग कितना कंसिडर किए हैं? डी बी, वैक्टर डी बी कंसिडर किए हैं। और इसको हम लोग चेक करने वाले हैं पॉइंट पी पर। तो यहाँ पर पॉइंट पी को हम लोग ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये रहा डायग्राम। अब इस डायग्राम में कौन सा पैरामीटर क्या है ऑलरेडी मैं डिफाइन कर दिया हूँ और यहाँ पर भी लिख दिया हूँ कि एक्स वाई यहाँ पर क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर है। और आई का मतलब यहाँ पर करंट है। डी एल का मतलब इसको करंट एलिमेंट बोला जाता है या इसी को स्मॉल एलिमेंट बोला जाता है। और डी बी का मतलब है मैग्नेटिक एलिमेंट बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड का स्मॉल एलिमेंट भी बोल सकते हैं। और थीटा यहाँ पर क्या चीज़ है? तो वेक्टर डी एल और वेक्टर आर इन दोनों के बीच का एंगल है, जिसका डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर डायरेक्शन भी शो कर दिया गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और वेक्टर आर का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पी, या इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। और पी यहाँ पर क्या है? पी जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, या इसको हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट बोल सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग अपनी मर्जी से लिए हैं मैग्नेटिक फील्ड का निरीक्षण करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इतना सारा चीज़ करने के बाद बायो और सेवर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया?
इस एक्सपेरिमेंट से उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ रहा था वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा था। और जैसे जैसे डी एल का मतलब है करंट एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट के वैल्यू में चेंज हो रहा था, वैसे वैसे डी बी के वैल्यू भी चेंज हो रहा था। और जैसे जैसे थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा था, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा था वैसे वैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये भी चेंज होने लगा। यहाँ पर जो डी बी लिखे हैं इसको हम लोग डी बी मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो डी बी लिखा है इसको हम लोग डी बी मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी इसकी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। जो कि करंट के प्रपोजनल होता है, डी एल के प्रपोजनल होता है, साइन थीटा के प्रपोजनल होता है, और इन्वर्सली प्रपोजनल होता है आर स्क्वायर के, आर की स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सभी रिलेशंस को किसने ऑब्जर्व किया? बायो और शेवर्ट ने। कब ऑब्जर्व किया? जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तब, उस सिचुएशन में ऐसा होता है। ये सभी स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है जी? कि कंडक्टर में जितना ज़्यादा हम लोग करंट फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड के एरिया की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ओके। कई बच्चे ऐसा इमेजिन कर लेते हैं जैसे ये कंडक्टर है, अगर इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ तक है, और करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ तक है, और फ्लो कराएंगे तो यहाँ तक है, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। करंट फ्लो कराने पर मैग्नेटिक फील्ड का बोलने का मतलब है बी के मैग्नीट्यूड का इंक्रीज होना, बी के मैग्नीट्यूड का इंक्रीज होना होता है इसका मतलब। जैसे कि बी इज इक्वल्स टू अभी कितना है? 2 टेस्ला है। कितना है? हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बी इज इक्वल्स टू कितना है? 2 टेस्ला है, और करंट का वैल्यू और बढ़ाने पर हो सकता है 2.5 टेस्ला हो जाए, ऐसा इसके मैग्नीट्यूड में इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पूरे कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, जो स्मॉल एलिमेंट डी एल लिए हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डी बी कंसिडर किए हैं। तो ये हो गया है ना। उसी प्रकार ये रिलेशन भी है, ये रिलेशन भी है, और ये रिलेशन भी है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है डी बी के वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। और वो ही कौन किस टर्म्स में इंक्रीज डिक्रीज होता है? स्क्वायर टर्म्स में। तो आई होप ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन है या स्टेटमेंट है, अगर इसको हम लोग कंबाइन करके लिखें तो ये फॉर्मूला हम लोग को कुछ इस प्रकार दिखेगा, डी बी प्रपोजनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर ए। अब आप लोग को पता होगा कि दो वेक्टर होता है, इन टू वेक्टर्स के बीच अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर ए के जगह पर हम लोग स्मॉल एलिमेंट डी एल वैक्टर ले लेते हैं, और वेक्टर बी के जगह पर वेक्टर आर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एल आर साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग इक्वेशन नंबर ए में लिखे हैं। यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर तो आर है ही नहीं, और डी एल और आर के बीच में हम लोग यहाँ पर एंगल लिए हैं। तो यहाँ पर अगर ऊपर में हम लोग आर का मल्टीप्लाई करें, ऊपर में आर का मल्टीप्लाई करें, नीचे आर का मल्टीप्लाई करें, तो ये आर का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर डी एल आर साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे क्रॉस में लिख सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल गया? वेक्टर डी बी प्रपोजनल आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर का क्यूब, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर बी। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था कि जो इक्वेशन नंबर ए है उसको इक्वेशन नंबर बी की तरह भी लिखा जाता है, बस मैं यही बताना चाह रहा था यहाँ पर। लेकिन किसी किसी बुक में इसी बस को लिखा है, या इसको लिखने के बाद डायरेक्ट इसको लिखा है, तो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ये वाला टर्म्स आया कहाँ से, डायरेक्ट यहाँ से। तो ये इस वाले कॉन्सेप्ट से आया है, आर का मल्टीप्लाई और डिवीज़न कर दिया यहाँ पर, फिर ये वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो फिर ये मिल गया इक्वेशन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर ए इज बायो-सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ स्केलर और मैग्नीट्यूड फॉर्म। ये जो इक्वेशन नंबर ए है बायो-सेवर्ट लॉ का मैग्नीट्यूड फॉर्म है। मैग्नीट्यूड फॉर्म है मतलब ये वाला फॉर्म है, और इसको हम लोग स्केलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। और इक्वेशन नंबर बी क्या है? इक्वेशन नंबर बी इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ।
इक्वेशन नंबर बी क्या है जी, वेक्टर फॉर्म है, यहाँ भी वेक्टर लगा, यहाँ भी वेक्टर लगा है। जैसे कुलाम्स लॉ में हम लोग क्या करते थे, कुलाम्स लॉ में फोर्स के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले उसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म निकाले थे, है ना, उसके बाद हम लोग वेक्टर फॉर्म देखे थे, आप लोग को याद होगा। यदि नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर सीरीज देख सकते हैं, पूरा डल चुका है ना। आगे बात करते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। अब इक्वेशन नंबर ए से ये प्रपोर्शनल को हटाकर हम लोग क्या कर देते हैं, प्रपोर्शनल कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर प्रपोर्शनल कांस्टेंट को क्या लिया जाता है, के इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 लिया जाता है, इसको कहा जाता है प्रपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को यहाँ पर इक्वेशन नंबर सी क्या मिल गया है, डी बी इज इक्वल्स टू KIDL साइन थीटा अपॉन R² मिल चुका है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर म्यू 0 क्या है। अब कई लोग के दिमाग में घूम रहा होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, के इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 लिए, तो यहाँ पर ये म्यू 0 क्या है भैया, तो उसको कहा जाता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहा जाता है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिशन एबिलिटी होगा अगर हम लोग इसका संधि विकसित करें तो। परमी का मतलब होता है परमिट करना, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। ठीक है, आगे समझते हैं इसका मतलब क्या है। फ्री स्पेस के लिए परमेबिलिटी क्या होता है, किसी मीडियम के लिए परमेबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस फर्दर आफ्टर सम टाइम। ओके, यहाँ पर k इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 का वैल्यू होता है 10⁻⁻7। अच्छा, यहाँ पर म्यू 0/4 का वैल्यू 10⁻⁻7 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर म्यू 0 फ्री स्पेस के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। और 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है ही, 4 एक कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो इन सभी को सॉल्व करने के बाद हम लोग को 10⁻⁻7 मिलता है। ठीक है, और इसका यूनिट होता है टेस्ला, इसका यूनिट होता है के का यूनिट होता है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स होता है, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर का इनवर्स ऐसे भी लिखा जाता है। तो अगर जो इक्वेशन नंबर सी था उसको हम लोग के टर्म्स में भी लिख सकते हैं या के का वैल्यू लिखकर भी शो कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से डी बी इज इक्वल्स टू हम लोग को क्या मिल गया है, KIDL साइन थीटा अपॉन R²। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसका यूनिट निकालूं कि ये यूनिट आया कैसे, तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला है ऑलरेडी हम लोग के पास, के का यूनिट निकालना है तो सबको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो k इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू 0/4 और k इज इक्वल्स टू और क्या हो सकता है इस फॉर्मूले से, तो ये हो सकता है डी बी आर इधर आ जाएगा, DBR² अपॉन ये सब इधर आ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा IDL साइन थीटा। क्या हो जाएगा, IDL साइन थीटा। तो डी बी को किससे मेज़र किया जाता है, टेस्ला से। आर को किससे मेज़र किया जाता है, मीटर स्क्वायर से। आई को एम्पियर से, DL को मीटर से। साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल आउट, तो हम लोग को मिल जाएगा टेस्ला मीटर एम्पियर का इन्वर्स। देखो यही यूनिट मिल गया हमको, यही यूनिट मिला कि नहीं जी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट्स के का जो वैल्यू होता है टेस्ला मीटर एम्पियर इन्वर्स होता है। चलिए आगे बात करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सी। तो इक्वेशन नंबर सी हमारे पास क्या था, डी बी इज इक्वल्स टू KIDL साइन थीटा अपॉन R² था। यहाँ पर dB का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। dB का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री होता है। चूँकि हम लोग को पता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो इस सिचुएशंस में dB का वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम होता है, और इसका वैल्यू कितने के इक्वल होता है, ये होता है dB इज इक्वल्स टू KIDL अपॉन R² के इक्वल होगा। यही इसका क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। और याद रखिएगा सेकेंड पॉइंट, dB का वैल्यू मिनिमम होता है कब, जब थीटा का वैल्यू 0 होता है। क्यों, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू जो है 0 होता है। ठीक है, और अगर SI यूनिट की बात करें मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, तो वो कितना होता है, टेस्ला होता है। और अगर डायरेक्शन की बात करें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 2 मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड होता है राइट हैंड स्क्रू रूल होता है। फर्स्ट क्या होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, और सेकेंड होता है राइट हैंड थंब रूल होता है। सेकेंड क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल होता है।
तो चलिए डायरेक्शन पता करते हैं यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल एज सो बिलो। यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक स्क्रू है, ये क्या है, एक स्क्रू है। तो स्क्रू को हम लोग कैसे घुमाते हैं जी, ऐसे घुमाते हैं ना स्क्रू को। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये डीएल का डायरेक्शन है और ये आर का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है, आर का। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने जो फोर फिंगर है उसको इस डायरेक्शन में रखते हैं, फोर फिंगर है उसको इस डायरेक्शन में रखते हैं, और हमारा अंगूठा का डायरेक्शन ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग अपने फोर फिंगर को इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, किस तरफ, आर की तरफ, तो हमारा जो अंगूठे का जो डायरेक्शन होता है, थंब का जो डायरेक्शन होता है, ये स्क्रू है, स्क्रू रूल को मैं थंब रूल के अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूँ। चूँकि हम लोग स्क्रू को कैसे घुमाते हैं जी, ऐसे घुमाते हैं। तो ऐसे घुमाते हैं तो ये कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है ना जब हम लोग इसको घुमाते हैं। तो यहाँ पर डी एल को आर की तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पर ये जो स्क्रू का जो टिप है या टेल साइड है, ये हमको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। और यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आ रहा है कि डी बी जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इसी को कहा जाता है राइट हैंड स्क्रू रूल। अब बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। कंसीडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस में हम लोगों ने रखा करंट एलिमेंट को या लेंथ एलिमेंट को, और इस डायरेक्शन में हम लोगों ने रखा वेक्टर आर को। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने फोर फिंगर को डी एल से लेकर आर के डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो इस सिचुएशंस में हमारा जो अंगूठा है इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये जो थंब है ना, थंब का जो डायरेक्शन है यही हमको बताता है डीबी का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से भी ये निकल के आ रहा है कि डीबी जो है डी एल और आर के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और ये रिलेशन हमको क्या बताता है, हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी टू वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको एक नया वेक्टर मिलता है, और ये वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ए कुछ ऐसा होगा, बी कुछ ऐसा होगा और सी कुछ ऐसा होगा। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। यहाँ पर सी को क्या लिख देते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस लिख देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है। इसको स्क्रू रूल कहा जाता है और इसको थंब रूल कहा जाता है। स्क्रू रूल में क्या होता है, स्क्रू को हम लोग रोटेट करते हैं डीएल से आर की ओर। तो इस स्क्रू का जो टेल साइड है या नोक साइड है, इधर जिधर नुकीला रहता है, वो डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि एग्जाम में आप लोग को पूछा जाए कि बायो शेवर्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, इसके डायरेक्शन, वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग जो डायरेक्शन फाइंड करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, राइट हैंड साइड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन पता करते हैं। ऐसे बताना है आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ इफ़ करंट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर एंड करंट एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट इस यहाँ पर 1 मीटर है और आर का वैल्यू भी यहाँ पर 1 मीटर है और थीटा का वैल्यू अगर 90 हो जाता है, तो इस सिचुएशंस में हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखो आई इज इक्वल्स टू 1 रख दूँ, डी एल इज इक्वल्स टू 1 रख दूँ, आर इज इक्वल्स टू 1 रख दूँ और थीटा इज इक्वल्स टू 90 रख दूँ, तो ये सभी क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। तो dB का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा। और k का वैल्यू क्या होता है, म्यू 0/4 पाई, और म्यू 0/4 पाई वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर -7 लिख सकते हैं। और dB का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिल गया, dB इज इक्वल टू 10 के पावर -7 टेस्ला मिल गया। तो याद रखिएगा, यूनिट करेंट, यूनिट लेंथ और आर का वैल्यू अगर यूनिट हो जाता है और थीटा का वैल्यू अगर 90 हो जाता है, तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमेशा क्या होगा, dV इज इक्वल्स टू 10 के पावर -7 टेस्ला होगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं परमिबिलिटी की। जैसे कुछ देर पहले मैं बताया था कि म्यू 0 को क्या बोलते हैं जी, परमिबिलिटी बोलते हैं किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। तो मैं बोला था आगे इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं ये होता क्या है परमिबिलिटी, या इसी को कभी कभी मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स परमिबिलिटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड विद इन।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमेबिलिटी को क्या कहा जाता है, किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फोर्स लाइन को कितना वो पास करवा रहा है या कितना पास होने दे रहा है, उसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, परमिबिलिटी कहते हैं। और ये मैं पहले भी बताया था, परमी का मतलब होता है परमिट करना, एबिलिटी का मतलब होता है उसका क्षमता को बताना, है ना। तो इस प्रकार से परमिबिलिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक मेज़रमेंट होता है एबिलिटी की। किस एबिलिटी की, किसी भी मटेरियल से जब हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, मैग्नेटिक फोर्स लाइन को कितना पास होने दे रहा है, उसी एबिलिटी को कौन मेज़र करता है या कौन डिफाइन करता है, तो परमिबिलिटी डिफाइन करता है। अब हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग फ्री स्पेस से गुजारें, या हो सकता है उसमें हम लोग कुछ मीडियम रख दें। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रख देते हैं तो यहाँ पर हम लोग को जो परमेबिलिटी मिलती है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब यहाँ पर इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर केवल मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस सिचुएशंस में इसकी परमेबिलिटी को म्यू ज़ीरो बोला जाता है। इसीलिए म्यू ज़ीरो को फ्री स्पेस के लिए परमेबिलिटी बोला जाता है, और म्यू को किसी मीडियम या किसी मटेरियल के लिए परमेबिलिटी बोला जाता है। और ये जो परमिबिलिटी है इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डेफिनेशन होता है बी अपॉन एज, जहाँ पर एज को बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और बी को बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इसका भी यूनिट वही होता है जो इसका यूनिट होता है। म्यू ज़ीरो का यूनिट क्या होता है जी, म्यू ज़ीरो का इसको हेनरी पर मीटर बोल सकते हो, वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स बोल सकते हो, टेस्ला मीटर पर एम्पियर बोल सकते हो, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर बोल सकते हो। इतना सारा यूनिट होता है इसका, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। बाकी और एक ये यूज़ होता है, बाकी ये दोनों बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। और फिर से एक बार बता देता हूँ, म्यू का मतलब है किसी मीडियम के लिए परमिबिलिटी। जैसे हम लोग उसमें फर्स्ट चैप्टर में क्या देखते थे, एप्सिलॉन देखते थे और एप्सिलॉन ज़ीरो देखते थे। तो एप्सिलॉन क्या होता था, फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी होती थी, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करवाता था उसकी एबिलिटी होती थी ये। और ये एप्सिलॉन क्या होता था, किसी मीडियम की परमिटिविटी होती थी। फिर दोनों का रेशियो निकालते थे तो रिलेटिव परमिटिविटी मिलता था। उसी प्रकार यहाँ पर म्यू क्या है, परमिबिलिटी है किसी भी मीडियम के लिए, और म्यू ज़ीरो क्या है यहाँ पर, किसी भी मीडियम की फ्री स्पेस की परमिबिलिटी है, और ये किसी भी मीडियम की परमिबिलिटी है। और दोनों का अगर रेशियो निकाल देंगे तो यहाँ पर भी रिलेटिव परमिबिलिटी मिलेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आई होप यहाँ पर परमिबिलिटी क्या होता है म्यू समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। तो यहाँ पर जो म्यू ज़ीरो है ना, इसी को एब्सोल्यूट परमिबिलिटी बोलते हैं। और एब्सोल्यूट परमिबिलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है, म्यू ज़ीरो इज इक्वल्स टू 4 पाई क्रॉस 10 के पावर में -7 होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। जिस प्रकार हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, हम लोग देखे थे एप्सिलॉन ज़ीरो कांस्टेंट वैल्यू है, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं इसी को, जिसका वैल्यू होता है 8.85 10 के पावर -12 समथिंग अराउंड होता है, ये देख चुके हैं। उसी प्रकार यहाँ पर म्यू ज़ीरो का वैल्यू होता है 4 पाई क्रॉस 10 के पावर -7, ठीक है। और म्यू को बोला जाता है किसी भी मीडियम की परमिबिलिटी। अब बात करते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी की। जिस प्रकार हम लोग फर्स्ट चैप्टर में एप्सिलॉन आर देखते थे जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है, उसी प्रकार मैग्नेटिज्म में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो परमिबिलिटी है रिलेटिव परमिबिलिटी, इसको जो मीडियम की परमिबिलिटी होती है और जो फ्री स्पेस की परमिबिलिटी होती है, दोनों के रेशियो के इक्वल कंसिडर किया जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, रिलेटिव परमिबिलिटी फॉर अ मैग्नेटिक मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ एयर। इसी रेशियो को कहा जाता है। यहाँ पर ये मटेरियल की परमिबिलिटी होती है, ये फ्री स्पेस की। और एक चीज़ और, यहाँ पर अगर रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करें तो ये यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट सेम होता है, इसका यूनिट सेम होता है, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट रहेगा ही नहीं, तो यूनिट लेस है। और जब यूनिट नहीं रहेगा तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी देख लिए, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी भी देख लिए, और रिलेटिव परमेबिलिटी भी देख लिए। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है।
अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा टेबल डाल दिया हूँ मैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। जिस प्रकार हम लोग फर्स्ट चैप्टर में रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू याद रखते थे ना, एयर के लिए 1 होता है, वाटर के लिए 80 होता है ना, मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आप लोग को याद रखना है कि एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कॉपर के लिए क्या होता है, 0.999 होता है। वैक्यूम के लिए भी 1 होता है। वाटर के लिए 0.99 होता है। और लकड़ी के लिए कितना होता है, 1 होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्या चीज़ है, रिलेटिव परमिटिविटी। और ये क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी या परमेबिलिटी फॉर द एनी मीडियम और एनी मटेरियल। फॉर एग्जांपल एयर के लिए क्या होगा, 1.257 10 के पावर -6 10 के पावर -6 कॉपर का भी। और वैक्यूम का कितना होगा, 4 पाई क्रॉस 10 के पावर -7। मतलब यहाँ पर ये जो लिखे हैं ना, ये वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए है ना। और 1.256 10 के पावर -6 ये होगा वाटर के लिए, और ये होगा वुड के लिए, लकड़ी के लिए। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम का इम्पोर्टेंट है। और कॉपर का भी याद रख। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम लोग डायमेंशन फार्मूलेस की बात करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा परमिबिलिटी फॉर एनी मीडियम, परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी और परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, ये चीज़ देखे हैं। अब यहाँ पर हम लोग परमेबिलिटी के डायमेंशन फार्मूलेस की बात करने वाले हैं। तो चूंकि हम लोग को पता है डीबी का वैल्यू क्या होता है, μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर μ0 का डायमेंशन निकालना है ना, इसलिए हम इन सबको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमको μ0 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 डी बी आर स्क्वायर अपन आई डी एल साइन थीटा मिल जाएगा। इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर नीचे ट्रांसफ़र करेंगे तो ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, हम लोग को पता है F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, ये होता है फोर्स। इसको हम लोग लॉरेंज फोर्स भी बोल सकते हैं। जब किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो यहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ से B का जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन है या यूनिट है, हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। बी को यहीं रखते हैं, बाकी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो बी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आई एल साइन थीटा हो जाता है। और इसका यूनिट क्या होगा, एफ का हो जाएगा न्यूटन, आई का हो जाएगा एम्पियर और एल का हो जाएगा मीटर। साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, तो बी का यूनिट क्या निकल गया यहाँ पर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो यहीं से हम लोग इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पर परमिबिलिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो यहाँ पर डी बी की जगह पर हम लोग क्या रख देते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर रख देते हैं। और आर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, आई का हो जाएगा एम्पियर, डी एल का हो जाएगा मीटर। तो यहाँ पर मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो है नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा ये वाला। और ये सॉरी फॉर दैट, ये जब नीचे आएगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, फिर मीटर स्क्वायर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा आप लोग, अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर, ये नीचे आएगा ना, ये अपॉन है, डिवीज़न का रिलेशन है एन और ए एम के बीच में, और ये एम नीचे आ जाएगा तो ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर। तो ये और ये कटेगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर बच जाएगा, है ना। और 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हम लोग को पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं 1 न्यूटन को, ठीक है। और ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसको हम लोग ए माइनस होगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर ए की पावर में -2 होगा। तो अब यहाँ पर इसको डायमेंशनली चेंज करेंगे तो किलोग्राम मतलब मास होता है, मास की पावर में 1, मीटर मतलब लेंथ होता है, मतलब लेंथ की पावर में 1, सेकेंड स्क्वायर होता है लेकिन ये डिवीज़न में है, ऊपर लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, और एम्पियर भी -2 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को परमिबिलिटी का जो डायमेंशन फार्मूला वो क्या मिला, μ0 इज इक्वल्स टू एम एल टी के पावर -2 ए की पावर -2। इसी को कहा जाता है परमिबिलिटी का डायमेंशन फार्मूला। इसी प्रकार आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी निकाल सकते हो, इसको किलोग्राम में चेंज कर देना, एम्पियर मीटर को जो कटेगा कटा देना, बचेगा बचा देना, उसके बाद जो लिखोगे वही आ जाएगा। यहाँ से इस फार्मूले से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला निकाले तो क्या आ जाएगा, चलिए निकाल के बता देता हूँ। बी इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या है, एम्पियर है और मीटर है। तो यहाँ से मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा किलोग्राम सेकंड स्क्वायर। सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और एम्पियर है यहाँ पर, तो एम्पियर को भी ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। और यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, और यहाँ पर लेंथ तो है ही नहीं क्योंकि मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर एल की पावर में 0 लिख सकते हैं, और एस की पावर में -2 है तो इसको हम लोग टी के पावर -2 लिख देते हैं, और ए की पावर माइनस इनवर्स है तो इसको हम लोग लिख देते हैं ए के पावर में -1। तो इस प्रकार से हमको मैग्नेटिक फील्ड का क्या मिल गया, डायमेंशन फार्मूला मिल गया। इसी को डायमेंशन फार्मूला कहा जाता है, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और परमेबिलिटी के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या मिला हमको, एम एल टी के पावर -2 ए के पावर -2। तो आई होप ये सारा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं, बायो सेवर्ट का कंपैरिजन कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ के साथ कि क्या क्या इसमें सिमिलरिटी है, क्या क्या डिफरेंस है, और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट है, सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज एलिमेंट एट अ डिस्टेंस आर इज़ गिवन बाय। अच्छा, हम लोग को तो ये पता है कि कूलम्ब्स लॉ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग जो एक्सप्रेशन निकाले थे वो हम लोग क्या निकाले थे, इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर निकाले थे। लेकिन ई को जब हम लोग डी ई से रिप्लेस करेंगे और क्यू को हम लोग डी क्यू से रिप्लेस करेंगे, तो इसी इक्वेशंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका डेरिवेशन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में किए थे कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करके। उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट एलिमेंट IDL एट अ डिस्टेंस r इज गिवन बाय dB इज इक्वल्स टू IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हम लोग अभी बायो-सेवर्ट लॉ को देखे हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए बात करते हैं कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, बायो-सेवर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, इसकी बात करते हैं। अगर हम लोग कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये भी वही होता है, तो दोनों में सेम चीज़ है। और अगर हम लोग सुपरपोजिशन की बात करें तो कूलम्ब्स लॉ में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सुपरपोजिशन रूल एप्लीकेबल था, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एप्लीकेबल होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेंज की बात करें तो दोनों के फील्ड का रेंज जो है लॉन्ग होता है। क्या होता है, लॉन्ग रेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का रेंज क्या होता है, दोनों का रेंज जो है लॉन्ग होता है। तो ये 3 सिमिलरिटीज़ है कूलम्ब्स लॉ और बायो-सेवर्ट लॉ में। तो डिफरेंस क्या क्या चीज़ है उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ई का जो वैल्यू है वो थीटा के ऊपर सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर उल्टा हो गया है। ई का जो वैल्यू है थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जबकि बी का वैल्यू जो है थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी देखें ना, ई इज इक्वल्स टू क्या देखे थे, डी ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर। वहाँ पर तो थीटा आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जबकि बी का वैल्यू थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग अभी अभी कैलकुलेट किए थे dB इज इक्वल्स टू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ई प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स चार्ज क्यू। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्यू के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और क्यू क्या है, एक स्केलर सोर्स होता है। जबकि बी जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, करंट और उसके लेंथ एलिमेंट से प्रोड्यूस होता है, करंट के लेंथ एलिमेंट के थ्रू प्रोड्यूस होता है। और करंट लेंथ एलिमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग बी को बोल सकते हैं ये वेक्टर सोर्स की वजह से पॉसिबल होता है, और ई को बोल सकते हैं ये स्केलर सोर्स की वजह से पॉसिबल होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। मतलब यहाँ पर यूनिट वेक्टर आर लगा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो इसको। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों का सेम डायरेक्शन होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आर के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या निकाले थे, 1/4πε0 आई वेक्टर डी एल क्रॉस
वेक्टर आर निकाले थे, ये वेक्टर फॉर्म है ना। तो यहाँ पर डी एल और आर ये दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ये इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है बी और आर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि यहाँ पर ई और आर सेम डायरेक्शन में होता है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, कूलम्ब्स लॉ और बायो-सेवर्ट लॉ में डिफरेंस है। अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ये जो फ्री स्पेस के लिए परमेबिलिटी है और जो स्पीड ऑफ लाइट है और जो परमिटिविटी है ना, फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी, इन तीनों के बीच रिलेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो चूंकि ऑलरेडी हम लोग को पता है 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है जी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग को ये भी पता है μ0/4π का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स होता है, ये भी हम लोग को पता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये जो μ0/4π है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 1/ε0 है, तो यहाँ पर 1/4π बच जाता है। तो यहाँ से 1/4π का वैल्यू कैसे निकालेंगे, μ0 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। μ0 को अगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4π हो जाएगा, और 1/4π का वैल्यू क्या आ जाएगा 10⁻⁷ क्या आ जाएगा μ0 आ जाएगा, है ना। और इस वैल्यू को अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा 1/ε0 क्रॉस 10⁻⁷ μ0, और इक्वल में क्या है 9 × 10⁹ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/ε0 μ0 लिख सकते हैं, और ये 10⁻⁷ को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9/10⁻7 हो जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 9 × 10⁻9 + 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 9 × 10⁻16, और 1/4π μ0 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 10⁸ में होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये किसका वैल्यू है जी, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू है, इसलिए हम लोग लिख देते हैं c², और ये हो जाएगा 1/ε0 μ0। तो यहाँ पर c का वैल्यू क्या आ गया 1/√2ε0 और μ0। तो इसी को कहा जाता है μ0 c और ε0 के बीच का रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा, आगे यूज़ होगा ये c = 1/√ε0 μ0, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को याद रखिएगा। इसका यूज़ न्यूमेरिकल सेक्शन में होता है और कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे, इस चैप्टर का 4th नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। अगर इस हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अगर इस लेक्चर में देखेंगे तो ये लेक्चर जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं, है ना। थैंक यू सो मच टू ऑल।